बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम स्टार के एक और सिलसिले के साथ मैं हूं अनीस राव और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत है मुस्लिम स्टार में मुस्लिम कॉलेज के एक स्टूडेंट जनाब शेख खुबैब अहमद साहब। शेख खुबैब का मुस्लिम के साथ 4 साल का कहने के रिश्ता रहा और वो एक ऐसा रिश्ता बना के जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम है और दमे ज़ीस ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ये 2015 में हमारे पास इन्होंने मैट्रिक की, 2017 में ये पास आउट हुए एफएससी के एग्ज़ाम देकर और उसके बाद इन्होंने एक वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन की के कह लें कि ना सिर्फ मुल्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का एक ख्वाब होता है एक ऐसी यूनिवर्सिटी के जिसको हम हर लिहाज से कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखें, वहाँ का कह लें कि इन्वायरमेंट देखें, वहाँ से ग्रेजुएट होने वालों की आगे प्रोफेशनल लाइफ देखें, हर हिसाब से हमें नज़र आता है कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो कह लें कि बामे अरूज पे नज़र आती है। ऐसी यूनिवर्सिटी कि जिसके अंदर जाना ना सिर्फ एक ख्वाब होता है बल्कि इतने ज़्यादा हर्डल्स होते हैं, इतने ज़्यादा मसाइल होते हैं या उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर को या वहाँ का जो एंट्री टेस्ट सिस्टम होता है उसको अबूर करना नो डाउट के बहुत मुश्किल मरला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुस्लिम कॉलेज का ये तुरा इम्तियाज़ रहा कि वो ना सिर्फ एफएससी के अंदर मैट्रिक के अंदर अपने तलबा की रहनुमाई करता है बल्कि उसके बाद के मरहले के ऊपर भी हर लम्हे उनकी रहनुमाई के लिए उनके लिए आसाइशें प्रोवाइड करने के लिए तैयार रहता है। मुस्लिम कॉलेज ने खुबैब के लिए भी यही रोल अदा किया और एक कह लें कि पाकिस्तान की महंगी तरीन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ पे जाने का ना सिर्फ है कि मैं बार बार बोल चुका हूँ कि ख्वाब जो था लोगों का उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए जो एफर्ट्स करनी चाहिए थी इदारे को, इदारे के स्टाफ को, वो सब ने की और उसी का नतीजा है कि खुबैब ने लम्ज़ यूनिवर्सिटी के अंदर से अपना बीएससी ऑनर किया पॉलिटिकल साइंस के अंदर। वो कंप्लीट करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान को इसी कह लो कि शम्मा से रोशनास करवा रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इनका मुस्लिम का सफ़र कैसा था, लम्स का सफ़र कैसा रहा और अब प्रोफेशनल लाइफ इनकी कैसी जा रही है। हम खुश आमदीद करते हैं खुबैब, आपको कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच अनीस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया इस कॉन्वर्सेशन के लिए और ये मेरे लिए एक एज़ाज़ है कि अपने ही इदारे में वापस आकर एक इस तरह का इंटरव्यू रिकॉर्ड करना जिसके लिए जो सिर्फ बच्चों के लिए एक मोटिवेशन नहीं है बल्कि एक फ़्यूचर में उनका विज़न भी सेट करेगा कि हम भी अपने इदारों से निकल के हमारी सक्सेस स्टोरीज़ इस तरह की हों कि कल को हमें इनवाइट किया जाए, हमें बात के लिए बुलाया जाए या हम अपनी स्टोरीज़ किसी स्टेज पर जाके प्रेजेंट कर सकें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह खुबैब, ऐसा ही है कि मुस्लिम कॉलेज का ये जो मुस्लिम स्टार सिलसिला है ये ऐसा ही सिलसिला है कि जिसके अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतनी अचीवमेंट ली हैं हम उन्हें बुलाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनके वालिदैन, बाकी अवाम के लिए भी कि वो भी अगर चाहें तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं कि जिसे हम हासिल ना कर सकते। तो पहले तो खुबैब स्टार्ट करते हैं कि आप मैट्रिक आपने मुस्लिम से की, तो मुस्लिम से फर्स्ट इंट्रो क्या था, किस तरीके से मुस्लिम का तारुफ आप तक पहुँचा या आप मुस्लिम में आए? सर मुस्लिम के बारे में एक बात मशहूर है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट इदारा है। बच्चों पर जिस स्टेज पर सख्ती की ज़रूरत होती है उस स्टेज पर मुस्लिम से बढ़ के मुल्तान में आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा इदारा होगा जो बच्चों पर एक अच्छा होल्ड रख सके कि वो डी ट्रैक ना हो जाएं या जिस मकसद के लिए उनको इदारों में भेजा जा रहा है उन मकसद से किसी तरह हट ना जाएं। तो मेरे फादर की भी यही ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा इदारा चूज़ करें कि जो बच्चा एक अपने प्राइम टाइम में है, जिस टाइम की मेहनत ने उसको अच्छे इदारों में फ़र्दर लेकर जाना है तो हम मुस्लिम कॉलेज का इंतखाब करें। तो कई मेरे टीचर्स ने ये रिकमेंड किया, मेरे फादर भी देख रहे थे, कई रिलेटिव्स के बच्चों ने पहले यहाँ से पढ़ा था, तो दिस वाज द मेन मोटिवेशन टू जॉइन मुस्लिम। और मेरा स्टार्ट होता है 9th क्लास से जब मैंने एडमिशन लिया। दैट वाज द टाइम व्हेन इट वाज MPHSS मुस्लिम पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, नाउ इट्स अ ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस माशाल्लाह। तो उसके बाद ही जब मैट्रिक हुई एंड दैट द सेम थॉट आई कंटिन्यूड विद के मुझे कॉलेज भी मुस्लिम ही चूज़ करना है क्योंकि अगेन इट इज़ अ टाइम जिसमें फ़ोकस रहना बहुत ज़रूरी है। और यूनिवर्सिटी में जाके हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमने अपनी एंगेजमेंट्स, अपनी हॉबीज़ को किस तरह से परसू करना है, लेकिन इंटरमीडिएट तक आई वांट दैट स्ट्रिक्टनेस ऑन माय हेड जिससे वजह से मैं डी ट्रैक ना हो सकूं। सो दिस वाज द समरी ऑफ माय। बड़ी कमाल है कि हम अगर चाह रहे हैं कि डी ट्रैक ना हो तो अगर हमने मैट्रिक मुस्लिम से की है तो हमें चाहिए कि हम इंटर भी मुस्लिम से करें क्योंकि एक पूरा स्टेप होता है, पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू से हम गुजर के आगे। अच्छा, अपने उस दौर में 2013 to 15 आपका मैट्रिक था, तो उसमें जो टीचर्स थे उनके बारे में हमें कुछ बताएं
किन की शख्सियत ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया आपको? सर मुस्लिम के बारे में एक बहुत ख़ास बात है जो मैं हमेशा अक्सर प्लेटफॉर्म्स पर जिक्र कर रहा होता हूँ कि यहाँ की टॉप मैनेजमेंट, यहाँ की लोएस्ट लेवल पर जो मैनेजमेंट है या स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डायरेक्टली लिंक होती है। जैसे नईम तौसी साहब हैं, आसिफ रशीद साहब हैं, इम्तियाज़ साहब हैं, तो इन सब लोगों के साथ जो कि बानी हैं इस इदारे के और जो इसको बहुत हायर लेवल पर रन कर रहे हैं, उन सब के साथ हम सब का एक पर्सनल कनेक्शन है। दे नो ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स के हम कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे किस सब्जेक्ट में कितने स्कोर्स हैं, आज हमारे जो मंथली टेस्ट हुआ है उसमें हमने कैसा परफॉर्म किया है। तो एक कनेक्टिविटी जो असातिज़ा ने अपने साथ बिल्ड की है ये फॉर लाइफ है। आज भी मैं जब मुस्लिम विज़िट करता हूँ तो मुझे अपने कॉलेज के टीचर्स हैं, आसिफ रशीद साहब से मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी है अपने स्कूल में, सॉरी, और उमर फ़ारूक साहब से बायो पढ़ी, आज भी उनसे मुलाकात हुई। ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब थे, यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो एक लेगेसी ऑफ टीचर्स है और वही लेगेसी कॉलेज में भी फॉलो हुई, जो आज भी आपने देखा कई उसातिज़ा चलते फिरते मुलाकात हुई। आई वॉज इम्प्रेस्ड के कई टीचर्स को अभी तक मेरा नाम याद है और वो बग़ैर 1-2 साल से कांटेक्ट में रहे मुझे मेरे नाम से एड्रेस कर रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट काइंडेस्ट थिंग, या काइंडेस्ट आप कह सकते हैं, एक सेंस है जो मुस्लिम ने अपने इदारों के असातिज़ा में इनकलकेट की है और वही आगे लेकर चल रहे हैं वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, इतने इदारे हैं और नो डाउट सिस्टम बड़े चलाते हैं, बड़ी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, कैंपसेस भी ज़्यादा, बट मुस्लिम कॉलेज का एक पूरा इम्तियाज़ है कि जितने मर्जी कैंपसेस बन गए हैं, इतनी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है, उसके बावजूद भी हमारी जो टॉप मैनेजमेंट, इवन हमारे डायरेक्टर सलीम तौसीफ साहब, नईम आरिफ साहब जो हमारे प्रिंसिपल हैं, वो बच्चों को बाई नेम जानते हैं, उनके पेपर्स मंगवाते हैं, उनके पेपर पे सिग्नेचर करते हैं और उनको देख के जहाँ पे ज़रूरत होती है गाइड करने के हवाले से, जहाँ पे चीज़ों को पनिश करने की ज़रूरत है, जहाँ पे मोटिवेट करने की ज़रूरत है, तो ये एक सिलसिला है कि जो ना सिर्फ टीचर्स बल्कि हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है वो उसकी तरफ से भी हमारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें मिलती है। एग्जैक्टली। तो अच्छा, मैट्रिक के अंदर कोई ऐसा यादगार वाकया जो क्लास में पढ़ते टाइम किया हो, कोई शरारत, कोई जो चीज़ जो अभी आपको लगता है कि यार कमाल थी वो चीज़? सर कॉलेज की भी? हाँ, कॉलेज की तो मैं खातिर ख्वाह आपको बता सकता हूँ क्योंकि इट इज़ मोर फ्रेश मेमोरी दैन इन कॉन्ट्रास्ट टू मेट्रिकुलेशन। मैट्रिक में तो ये था क्योंकि हम नए नए मुस्लिम कॉलेज में आए थे, इस इदारे से आशना हो रहे थे, इनकी प्रैक्टिसेस को देख रहे थे, तो टीचर्स ने काफ़ी इनकरेज किया। एक मुस्लिम में जब मैं 10th में था, 10th कायद सुपर थी या गज़ाली सुपर थी, आपके यही 2 नाम हैं जो ओवरऑल चलते हैं सुपर सेक्शंस के लिए। तो एक टेस्ट होता है आपका सुपर सेक्शन के लिए, मैंने वो पास किया और मैं उस सुपर सेक्शन में आ गया और उसके इंचार्ज हमारे मैट्रिक में नईम आरिफ साहब थे। और नईम साहब ने एक ट्यूटोरियल का सिलसिला स्टार्ट किया कि हम हर जुम्मे आखिरी जो पीरियड होगा या लेक्चर होगा उसमें हम ट्यूटोरियल रखा करेंगे, आप लोग कुछ भी स्पीच तैयार करके आओ या कोई पोइम या कुछ भी गज़ल लिख के लाओ और वो आप यहाँ प्रेजेंट करो। तो एक शरारत तो नहीं है, लेकिन हमेशा से मेरे दिल में था कि कोई मौका ऐसा मिले जिसमें मैं स्टेज पे आके बोलूँ। तो वो जब मौका मुझे मिला तो मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और अपने एक एकेडमी के सर के साथ मिलके स्पीच लिखनी शुरू की, नज़म लिखनी शुरू की। नईम नवाज़ साहब उनका नाम है, सर के साथ मैंने ये सारा किया। तो वो पार्टिसिपेशन मेरी इतनी ज़्यादा हो गई कि नईम साहब ने एक दफ़ा मुझे रोका कि हमने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया है और तुम क्या कहते हैं 3-3, 4-4 स्लॉट्स तुम्हारी होती हैं, एक में आगे नज़म पढ़ रहे हो, एक में आगे गज़ल पढ़ रहे हो। तो मेरे ख्याल से इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। बच्चों को स्पेस देना, उनको एक एरिया इस तरह का प्रोवाइड करना जहाँ पे आके वो अपनी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट कर सकें, तो दैट वाज अ गुड पार्ट। और स्पोर्ट्स मेला एनुअल होता है, हम काफ़ी डेस्परेट होते हैं कि स्पोर्ट्स आएगी तो हम करेंगे। नो डाउट ये वाकई अल्हम्दुलिल्लाह कि मुस्लिम कॉलेज ना सिर्फ एकेडमिक के ऊपर फोकस कर रहा होता बल्कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, आपका स्टेज फोबिया जो है, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूमिंग है, उसके हवाले से भी। और ये 2015 या 16 का बैच आपका चल रहा है, ये बहुत अर्ली की बात है, आज से 7-8 साल पहले भी ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू थी और वो ही का रिजल्ट है कि आज आप इस स्टेज तक पहुंचे। एग्जैक्टली। अच्छा, आप स्पोर्ट्स का बता रहे थे, तो स्पोर्ट्स में क्या कुछ चीज़ें जो आपको लग रहा, आपने खुद भी गेम करते थे? स्पोर्ट्स में मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट था वो शुरू में थोड़ा कम था। आई हैव सीन माय फ्रेंड्स डूइंग स्पोर्ट्स, मैं उनको चीयर करता था और गाहे बगाहे उनको पार्टिसिपेट करता था। शरारत एक मुझे अभी याद आई है इस हमारी बात के दौरान कि कॉलेज में जब हम थे तो हर कॉलेज में स्पेशली मेल या फीमेल कोई भी हो स्टूडेंट्स, उनको ऐसा लगता है कि हमारा बैच एक यूनिक तरीन बैच है जो कि ऐसी हरकतें करता है जो कोई भी नहीं करता। तो हम लोग भी यही समझते थे। और एक ऐसी शरारत मेरे ज़हन में आई है जो शायद आपने पहले ना सुनी हो किसी से, कि तब मुस्लिम की पुरानी बिल्डिंग है और उनके 2nd फ्लोर पे कॉलेज है और ऊपर और नीचे स्कूल है। तो 2nd फ्लोर पे ही जब ब्रेक वगैरह होनी होती है तो एक दिन एक ब्रेक हुई हमारी,
जिसमें स्कूल के बाहर कुछ रेडी वाले होते थे और स्कूल के अंदर भी ब्रेक में कुछ आ जाते थे। कुछ को हाइजीनिक रीजंस की वजह से मे भी अंदर आने की इजाज़त नहीं होती थी। तो हमने किया ये कि एक पीएन के थ्रू कुछ पैसे भिजवा दिए नीचे बाहर एक बिरयानी वाले को, और हमने कहा कि ना इतने की बिरयानी ला दो और हम करेंगे ये कि हम टॉप फ्लोर से अपनी टाइयाँ बांध के लटकाएंगे नीचे और वो बिरयानी वाला साथ उसके बांध देगा शॉपर। तो अब हमारे पूरी क्लास में टाइयाँ हमारी सबकी उतारी गई, जो भी उसको लीड कर रहा था, आई वॉन्ट नेम देम, ऑब्वियसली मेरे दोस्त हैं सारे, तो उसको बांध के हमने नीचे उसको फेंका और उस बिरयानी वाले ने 7 टाइयों के वो शॉपर बांध दिया। अब ब्रेक खत्म हो गई है और हम सारे टाई खींच रहे हैं ऊपर। अब हुआ ये है कि वहाँ से सलीम तौसी साहब आ रहे हैं कॉलेज, और वो देख रहे हैं कि कॉलेज की बिल्डिंग में ऊपर एक शॉपर जा रहा है बिरयानी का जिससे बच्चे खींच रहे हैं। तो उन्होंने जैसे ही जो भी उस वहाँ पर लीड कर रहा था उसने नईम साहब को देखा, वो उसने हाथ से वो छोड़ दिया और वो शॉपर नीचे आ गया। नईम साहब वो सलीम तौसी साहब वो शॉपर लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में आ गए और उन्होंने अकरम मशहूरी साहब को ये मैसेज दिया कि ये इस तरह कोई शरारत हुई है, अब आप देखो। अब हमें मैसेज मिल गया कि ये ऑपरेशन होने वाला है और पकड़े जाएंगे हम सारे। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, वो दिन ऐसा था जब ब्रेक एंड हुई कि पूरी क्लास में एक बच्चा भी ऐसा नहीं था जिसकी टाई ना हो, और पता चला कि वो टाइयाँ जो हमने निकाली थी वो सारी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की थी और सेकंड ईयर वालों की सबकी टाइयाँ पूरी थी। सबने पहनी हुई थी, सबकी शर्ट्स अंदर थी। उस दिन कोई पकड़ा जा ही नहीं सकता था। तो खैर वो मामला बड़ा क्लोज हो गया। ऑफ कोर्स शरारतें चलती रहती हैं, लेकिन एक बड़ी मजे की मेमोरी है कि जिसको हम हर बार दोस्तों के साथ मिलकर चेरिश करते हैं कि काफी यूनिक सी चीज हम लोगों ने की थी। वाकई ये बड़ा आम रूटीन में इस तरह की चीजें नहीं होती। हाँ। कि इसमें देखिए किसी का नुकसान भी नहीं कर रहे, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक चीज ऐसी है कि जिसके लिए कि आप लोगों ने वो पूरा एक डेकोरम से हट के हम वो चीज कर रहे हैं। और ये भी है कि आप लोग यूनिफॉर्म में पूरे होते हैं, सभी टाइयां इस्तेमाल होती हैं। तो चीजों को पहन के आना चाहिए। मैं बाकी स्टूडेंट को भी बोलूंगा कहीं भी टाई इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन आपको ये बताएंगे कि आपने इस तरह यूज नहीं करनी। जरूरी नहीं है कि दोबारा टाई आपको मिल भी जाएगी। बिल्कुल। चले ये तो अच्छा साथ में। अच्छा खुबैब आप प्री मेडिकल से ऐसे ये, और उसके बाद लम्स जो मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, तो ये इसकी तरफ किस तरह ज़हन बन गया कि यार अब आपने फील्ड चेंज करनी है? क्योंकि नो डाउट आप सुपर सेक्शन में थे और वहाँ पे सबका ही माइंडसेट ये होता नहीं भी एमबीबीएस ही करना है। सर सबका माइंडसेट होने की कई वजूहात हैं। बहुत कम बच्चों की वजूहात में से एक वजह ये होती है कि हम अपनी मर्जी से एमबीबीएस कर रहे हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स मेरी नज़र से गुजरे हैं, जिनको मैंने मेंटोर किया, ज़्यादातर लोग अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से प्रेशर में आके किसी तरह प्री मेडिकल की तरफ आए होते हैं। तो माई स्टोरी वॉज ऑल्सो मोर और लेस सेम। मैंने देखा था कि मेरे फादर इस फील्ड को बड़ा चेरिश करते हैं शुरू से, और उन्होंने हर बच्चे के लिए कोशिश की है कि किसी तरह वो प्री मेडिकल में जाए। आई वॉज इंटरेस्टेड इन प्री इंजीनियरिंग इनिशियली। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मशीन्स के साथ खेलना मेरा शौक था, कंप्यूटर में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैंने ही नहीं अपने फादर की ख्वाहिश को आगे लेके चला तो और किसने चलना है। तो आई परसू विद दैट, और मैंने उसको प्री मेडिकल में भी कोशिश की। बायो वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। मैथ में भी मैं इंटरेस्टेड था, लेकिन बायो लेके मैं चला आगे। 2016 में जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारे कॉलेज में लम्स की एक टीम आई। उसने हमें नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया कि एक इस तरह का प्रोग्राम है और लम्स एक यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, जिसमें आप अगर जहाँ से आपकी डिग्री हो तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है, आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो some of my friends were really interested in those programs in that university. I didn't know what LUMS is. मैंने बस ये देखा कि प्रोग्राम है जिसमें शायद मुझे 15 दिन के लिए लाहौर जाने का मौका मिल रहा है। तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अप्लाई कर दिया। At that time I was interested in doing MBBS, और 15 दिन के लिए जो प्रोग्राम था, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, समर कोचिंग सेशन, आई अप्लाइड फॉर दैट। और अप्लाई करने के बाद मुझे सिलेक्शन की कॉल आ गई। सम ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम आवर क्लास गॉट शॉर्ट लिस्टेड और हम वहाँ गए। 15 डेज़ हमने वहाँ स्पेंड किए। वहाँ जाके मुझे लम्स आके या लाहौर आके पता चला कि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा फील्ड्स ऑफर हो रही हैं और हर चीज़ का ही स्कोप है। जैसे एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने सुना होगा कि अगर आपको पता चले कोई बच्चा इकोनॉमिक्स में डिग्री कर रहा है तो आपके सबकॉन्शियस में आ जाएगा कि ये तो आर्ट्स की फील्ड है, या ये बच्चा इतना सीरियस नहीं होगा जो उसने इकोनॉमिक्स चूज़ की। लेकिन मुझे लम्स आके पता चला कि इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है और हमारे बहुत सारे CSS क्वालिफायर्स का बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में होता है, और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं या जो सीनियर सोशल साइंटिस्ट होते हैं हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनमें इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल है इस सब्जेक्ट का। तो सिर्फ उस परसेप्शन से ही मेरा आइडिया पूरा चेंज हो गया कि फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको परस्यू किया जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है। तो वहाँ से लम्स आने का एक इरादा बना। और मेरे फादर एक चीज़ कहा करते हैं कि अगर आप
कुछ करने जा रहे हो तो पूरी अपनी मेहनत के साथ उसके लिए एक अटैम्प्ट आपको देनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो लम्स भी किसी ना किसी तरह मेरे साथ इसी तरह एसोसिएटेड था कि मैंने उसके टेस्ट की तैयारी की, उस अपॉर्चुनिटी को सीरियस लिया। Before the completion of my FSC, I got admission into LUMS based on NOP scholarship. NOP is a 140% scholarship. लम्स में जाना, जैसे आपने कहा कि ख्वाब होता है, मेरे लिए भी ख्वाब से कम नहीं था। आज के दौर में इसकी फ़ीस तकरीबन 80 to 90 लाख रुपीज़ है, और में हम कह लें कि एक प्राइवेट MBBS हो जाता है। एग्जैक्टली। और वहाँ पे रहने का, रिहाइश का खर्चा अलग, जो कि NOP स्कॉलरशिप में सब चीज़ें कवर्ड होती हैं आपकी। आप बहुत टेंशन फ्री हो के फी भी और हॉस्टल ड्यूज भी और इसके साथ साथ दे आल्सो सपोर्ट यू विद योर लिविंग एक्सपेंसेस एज वेल, जो भी आपके खर्चे वहाँ पर रहने आ रहे होते हैं रहते हुए। हम ये कह सकते हैं कि जो लम्स है वो NOP के थ्रू ना सिर्फ हमें एजुकेशन दे रही है, ट्यूशन फी ऑफ कर रही है, हॉस्टल ऑफ कर रही है, बल्कि हमें पॉकेट मनी भी दे रही है। एग्जैक्टली। तो दैट वाज द लाइफ चेंजिंग पॉइंट, जहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मैं MBBS की ट्राई करूँगा, लेकिन लम्स के लिए भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एडमिशन इनटू लम्स। MD-CAT हुआ 2017 में, बट अनफॉर्चुनेटली द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज एग्जम्प्टेड बिकॉज ऑफ सम आप कह सकते हैं कोई इशू हो गए थे, कोई लीक हो गया था शायद एंट्री टेस्ट। आपको पता है कि इस तरह के इश्यूज आर वेरी कॉमन विद आवर सिस्टम। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मेरी क्लासेस लम्स में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। तो दैट्स हाउ आई गेट इनटू लम्स विद द प्री मेडिकल बैकग्राउंड। आपको सेकंड ईयर का रिजल्ट और उसके बाद एडमिशन के जब बच्चे ये सोच रहे थे अब हमने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कहाँ फील्ड मेरिट नहीं बन रहा, तो आप उससे पहले सिक्योर बैठे थे कि यार मुझे पता है कि मेरा काम हो चुका है, मैंने कहाँ से स्टार्ट लेना है। यस, आई क्लियरली रिमेंबर दिस कि जब मैं किप्स में तैयारी कर रहा था एंट्री टेस्ट की अपनी, तो तब मेरा एडमिशन लम्स में हुआ था। एवरीवन वाज वरीड कि हमारा ना हुआ तो हम कहाँ जाएंगे, हमने क्या करना है। आई वाज वेरी सेफ। एक थोड़ी बुरी चीज़ ये होती है कि आपका फोकस थोड़ा हट जाता है दूसरे मकसद से आप के, लेकिन ये अच्छी चीज़ बहुत लेवल पर इस तरह से है कि यू नो व्हाट वेयर यू आर गोइंग। आपके लिए एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है जो आपका वेट कर रही है, जिसको आपने परसू करना है। ये एक अच्छी चीज़ है, आई थिंक सो कि हमें पहले से डिसाइड हो जाता है, बजाय इसके कि हम लोग ऑन द टाइम जो है सोच रहे होते हैं कि यार अब किस तरफ जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए या कौन सी फील्ड जानी चाहिए। अगर हम फर्स्ट ईयर के अंदर ही इस तरह के स्टेप ले लेते हैं तो अच्छा ये बताएंगे कि NOP जिस तरह आपको उस टाइम पे मिले, तब हमारे ऑडियंस के लिए बताएंगे इसका क्या क्राइटेरिया क्या है बेसिक, और कहाँ से स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई करते हैं या इसका प्रोसीजर क्या है? बिल्कुल सर, NOP के लिए आपको फर्स्ट ईयर में अप्लाई करना पड़ता है। जस्ट लाइक एवरी यूनिवर्सिटी, लम्स में भी एडमिशन सेकेंड ईयर के दौरान होता है, लेकिन NOP या नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का जो प्रोसेस है ये फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इट्स 1.5 ईयर्स लॉन्ग। पहले बच्चा NOP के लिए अप्लाई करेगा। हमारे टाइम में ऑन पेपर होती थी एप्लीकेशन हार्ड फॉर्म में, अब टोटली सिस्टम ऑनलाइन हो गया। इवन डॉक्यूमेंट्स भी आप ऑनलाइन ही लम्स को भेजते हैं। तो एक दफ़ा आपने अप्लाई कर दिया, एक लिंक है nopscs.lums.edu.pk, आप वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर सकते हैं इसकी, तो कि फॉर द अवेयरनेस ऑफ जनरल ऑडियंस। तो उस लिंक पर बच्चे अप्लाई करते हैं। फॉर दिस ईयर द डेडलाइन इज़ 11th of March 2025। तो बच्चे ने फर्स्ट ईयर के विद एटलीस्ट 80% मार्क्स अप्लाई करना है NOP के लिए। जब वो अप्लाई करेगा उसको टेस्ट या कोई फ़ीस नहीं देनी, एंड आफ्टर द डेडलाइन हम उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द 15 days लॉन्ग ट्रेनिंग। 15 दिन की एक समर कोचिंग सेशन है जिसके लिए बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है। उसमें मेन क्राइटेरियाज़ हैं कि एप्लीकेशन उसने किस तरह से फ़िल की है, मैट्रिक में उसके मार्क्स कितने हैं और वो कितना फाइनेंशियली डिज़र्विंग है। इन सारी चीज़ों की बेस पे उसको सिलेक्ट किया जाता है, और तकरीबन 11,000 एप्लीकेंट्स में से 700 to 800 स्टूडेंट्स को हम लम्स में इनवाइट करते हैं आफ्टर देयर फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स, समर वेकेशंस में। 15 दिन के लिए वो वहाँ आएंगे, हम उनको एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। लम्स का एक टेस्ट है, लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके 2 मेन सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। अब प्री मेडिकल से हों या प्री इंजीनियरिंग से, आपको वो टेस्ट लाजमी देना होता है। तो उसमें जो मैथमेटिक्स है वो इंटरमीडिएट लेवल की होती है या मैट्रिक लेवल की? वो बेसिकली मैट्रिक लेवल की होती है, लेकिन सिंस इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट तो उसमें क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं। हमारा पहले बच्चों को बुला के ट्रेन करने का मकसद ये है कि उनको एक अच्छा खासा टाइम पीरियड और मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए जिसकी बेस पे वो तैयारी कर सकें। यहाँ ऐड करेंगे कि NOP के अंदर क्या प्री मेडिकल के ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ, या इंजीनियरिंग वाले, या ICOM है हमारे पास लाइक दिस, या कॉमर्स के साथ साथ हमारे पास कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते हैं, या इवन कैफे के बच्चे होते हैं? बिल्कुल। तो क्या उनके लिए भी NOP? बिल्कुल, NOP इज़ अ प्रोग्राम बाय लम्स, ठीक है। अब लम्स में हर बैकग्राउंड से बच्चा अप्लाई कर सकता है, हर एकेडमिक बैकग्राउंड से भी, हर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी। अब उसमें FA हो, ICOM हो, ICS हो, देयर आर मैनी फील्ड्स एंड इट्स देयर चॉइस कि वो क्या करना चाह रहे हैं। लम्स इज़ नॉट अ मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर MBBS हम ऑफर नहीं करते,
लेकिन प्योरली अगर मेडिकल फील्ड में बच्चे ने जाना है तो वी हैव BS बायोलॉजी, बट अदर देन जस्ट लाइक मी, आप प्री मेडिकल से हो तो आप कोई भी फील्ड परस्यू कर सकते हो रिगार्डलेस कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो उसमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं HEC की तरफ से, जैसे BS मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लम्स से नहीं कर सकते अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी, लेकिन आप कंप्यूटर साइंसेस पढ़ सकते हैं, बिजनेस में आ सकते हैं आप, या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, लॉ हो गया। अच्छा, कोई लिमिटेशन भी है NOP के लिए कि मीन के इस कास्ट का या मजहब का या एरिया वाइज कोई ऐसा है किसी किस्म का, ये ऑल? सर लम्स में एक बड़ी प्यारी चीज़ है, दैट इज़ डाइवर्सिटी, एंड आई एम प्राउड टू से कि उस डाइवर्सिटी में नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा रोल है। आपको इस प्रोग्राम में हिंदू कम्युनिटी के भी स्टूडेंट्स मिलेंगे, क्रिश्चियंस भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, और मुस्लिम्स तो ऑफ कोर्स मेजॉरिटी है हमारी, तो वो तो हैं ही। तो वी ऑलवेज इनकरेज डाइवर्सिटी, कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस के हर तरह का बच्चा अप्लाई करे, एंड देयर इज़ नो बाइफिकेशन बेस्ड ऑन कास्ट और यू कैन से एनी एरिया कि यहाँ से है तो आप उसको नहीं शॉर्ट। अच्छा खुबैब, नो डाउट NOP हो गया, उसके बाद लम्स में एडमिशन भी हो गया, और आगे फर्दर आपका स्कूल आपने सेलेक्ट किया और आपकी कंटिन्यू होना शुरू हो जी। अच्छा, कुछ थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे, एक तो ये है कि आप मल्टीनेशनल लेवल के एक इदारे में पढ़े और आपने मुस्लिम को भी पढ़ा, नो डाउट मुस्लिम भी अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल पे जाना जाता है, कितना बड़ा नाम और इतनी अचीवमेंट के साथ। तो ऐसी कोई चीज़ें जो आपने ऑब्जर्व की हो कि यार वहाँ पर ये चीज़ें हैं, इनको मुस्लिम में भी होना चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो आपने मुस्लिम में ऑब्जर्व की, उस वक्त उनको देख के शायद गुस्सा भी आता था, ठीक है, फिर जब इतने बड़े इदारे में गए तो वहाँ जाके देखा नहीं यार ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ें थी, तो वो ऐसी कौन सी थी? अच्छा सर, ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन आपने मेरे से पूछ लिया है। आई वुड ट्राई टू सम दिस अप विद फ्यू ऑफ माई थाट्स। सबसे पहले तो ये कि मेरे टाइम का मुस्लिम और अब के मुस्लिम में काफ़ी फ़र्क आ चुका है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें इवॉल्व हो चुकी हैं, इम्प्रूव हो चुकी हैं विद टाइम। जैसे जैसे एज, मॉडर्न एज आ रही है, AI है, कंप्यूटर्स और मोबाइल्स बहुत कॉमन हो गए हैं, तो मुस्लिम भी काफ़ी फ्लेक्सिबल हुआ है। लेकिन लम्स जाके या यूनिवर्सिटी में जाके सबसे पहली चीज़ जो मैंने फ़ील की दैट वाज फ्रीडम, ठीक है, कितना आज़ाद माहौल है कि कोई बंदा दूसरे को इस तरह से जज नहीं कर रहा कि वो आपके काम में घुसेगा या आप पे उंगली उठाएगा। जो फ्रीडम मशहूर है लम्स का, वो इसीलिए है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना काम कर सकते हैं, मैं अपना मर्ज़ी से अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। मुस्लिम में ये चीज़ किसी हद तक नहीं है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। फॉर व्हाट रीज़न कि ये जो स्टेज है, जिस स्टेज पे ये इदारा काम कर रहा है, दैट इज़ मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट लेवल, ये क्रिटिकल स्टेजेस हैं एक स्टूडेंट की लाइफ की। ऐसा ही है। मेरी जर्नी में अगर इस स्टेज पर उतनी सख्ती ना होती तो शायद मेरे मार्क्स उस लेवल के ना होते, शायद मेरी जर्नी ऐसी ना होती, शायद मैं लम्स ना जा पाता या किसी और फील्ड में होता या कंफ्यूज्ड होता। तो मेरे लिए मेरे इदारे का बहुत बड़ा रोल है कि जिस स्टेज पर मैं पहुंचा हूं, और उस सख्ती को मैं अप्रिशिएट करता हूं। FSC तक ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं मोबाइल यूज़ करने के, लैपटॉप यूज़ करने के, मूवीज़ देखने के, अपना टाइम एंजॉय करने के, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए वो उस्ताद, वैसे इदारे, घर में वैसा माहौल बहुत ज़रूरी है जो आपको आपके ट्रैक से हटने ना दे। तो मुस्लिम ने मेरे हिसाब से ये किरदार बखूबी निभाया है कि एक मुझे ट्रैक पे रखा है, मेरे मार्क्स हाथ से नहीं जाने दिए, और हमेशा मैं कंपटीशन में रहना चाहता था। नो डाउट कि आज की जो हमारी मोबाइल एज चल रही है, इसके अंदर मोबाइल ज़रूरी है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट GPT, ये इतनी चीज़ें जो आपको बहुत हेल्प आउट भी करती हैं जी, बट हम डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है, क्या नहीं है। तो इस स्टेज का जो स्टूडेंट होता है, इसलिए इसको रोका जाता है कि आप मैट्रिक और इंटर लेवल के ऊपर बजाय इसके कि आप खुद से सर्च करें और उसको डिसीजन लेना शुरू कर दें, तो जो आपसे जो सीनियर माइंड बैठे हुए, नो डाउट वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज, ठीक है, वो और उनके कह लें कि अपनी जो फसाहत है वो ज़्यादा है आप लोगों से, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी। हाँ, आफ्टर इंटरमीडिएट आप आज़ाद हैं, जाहिर सी बात, आपके पास फ्रीडम होगी। आप यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे, आप अप्लाई कर रहे होंगे या आप स्टडी कर रहे होंगे, उस वक्त आप मोबाइल भी यूज़ करें, आप लैपटॉप यूज़ करें, जिस हिसाब से भी आप चलना चाहें, क्योंकि हमारा और प्रॉब्लम है नॉलेज की बजाय इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ जाती है। एग्जैक्टली कि जो हमारा सोशल मीडिया है, ये इंफॉर्मेशन हमें इतनी दे देता है कि उसके अंदर एग्जैक्ट नॉलेज होता नहीं, तो वो डिसीजन ले नहीं पा रहे होते। एग्जैक्टली अब इतनी सारी जब चीज़ें आ जाएंगी, लैक ऑफ ये कि लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जब आएंगी ना, तो फिर हमारी जो डिसीजन एबिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। हम इवन के आज के दौर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी चल रहा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया,
हम एक फील्ड को देखते हैं, उससे इंप्रेस हो जाते, नहीं मैंने तो यही बनना। हम एक इंजीनियर को देखते कहते नहीं यार मैंने इंजीनियर, एक को देखा ई कॉमर्स में अच्छा नहीं यार मैंने तो ई कॉमर्स ही करना, एक को देखा भाई मैं वो फोटोग्राफी से अच्छा कमा, नहीं मैंने तो फोटोग्राफर ही बनना है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इसी वजह से आ रहा होता है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को छोड़ देते हैं। हमारे लिए इस स्टेज पे जो करना जरूरी है कि जो एफएससी का सिलेबस है, जो आईसीएस का सिलेबस है वो पढ़ना जरूरी है, हम उसको छोड़ के बाकी चीज़ों के पीछे दौड़ना शुरू कर देते और फिर समझते नहीं यार जो हमारे सामने खड़ा है ना, जो हमें पढ़ा रहा है हमें पता, उसका इतना आइडिया नहीं है। सर ये बेसिस हैं, ठीक है। आप ई कॉमर्स यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद या यूनिवर्सिटी के दौरान भी कर सकते हैं, आप फोटोग्राफी तब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बेसिस स्ट्रांग नहीं है ना, तो आज से कुछ सालों बाद जाके आपको रियलाइज़ होगा कि काश आप थोड़ा फोकस्ड होके उन चीज़ों पे काम कर लेते। आपकी कम्युनिकेशन में उसका रोल है, आपकी इंटरेक्शंस में उसका रोल है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप जिन इदारों में जाके प्रेजेंट करते हैं खुद को, आपकी पर्सनैलिटी बोलती है कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, ठीक है। ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं या आपने इन चीज़ों को सीखा हुआ है। तो वही एडिंग ऑन टू योर पॉइंट कि इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन टू एन एक्सटेंट आपकी फाउंडेशन भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मीन के आप हम ये कह सकते हैं कि स्टेज के ऊपर जाके कि जब आपने फ्रीडम को भी देखा और आपने मुस्लिम को भी देखा, आप ये समझते हैं या आपका भी अपना एक्सपीरियंस यही रहा कि इस स्टेज के ऊपर इतनी सख्ती जरूरी है, चीजों को रोकना चाहिए। टू सम दिस अप, मेरे लिए उस फ्रीडम तक जाने के लिए ये सख्ती जरूरी है, ये जरूरी है। अगर आप ये बेयर करेंगे तो देन ही आप इस फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर मैं यहाँ पर कॉलेज में ना, अब ये कोई आपकी पब्लिसिटी या मार्केटिंग नहीं है, इट्स अ जनरल एडवाइस या जनरल सजेशन कि अगर मैं स्ट्रिक्ट माहौल से कॉलेज, किसी आज़ाद माहौल कॉलेज में जाता तो वहाँ पर वो लूज हैंड मुझे मिल जाता और मैं अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहा होता और मुझे तब तो बहुत मज़ा आ रहा होता उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का। लेकिन आज से 5 साल 6 साल के खुबैब को नहीं पता होना था कि उसने कहाँ होना है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही था। अच्छा खुबैब, एक वो जो क्वेश्चन था उसका एक और पार्ट के आपने इतना जाहिर सी बात आप ऑल ओवर पाकिस्तान घूमते हैं, मुख्तलिफ इदारों में जाते हैं, एनओपी के हवाले से अवेयरनेस सेशंस आप कंडक्ट करवा रहे होते हैं, तो बहुत से लोगों की जाहिर बात है जहाँ पे आप लोगों के लिए उम्मीद बन रहे होते हैं, वहीं पे आपकी अपनी लर्निंग भी इंक्रीज हो रही होती है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें हमारे इदारे के हवाले से, मुस्लिम कॉलेज के मुस्लिम ग्रुप के हवाले से कि यार ये चीज़ें भी मुस्लिम में ऐड होनी चाहिए, तो वो भी ऐसी चीज़ें अगर आप बताना चाहिए। सर एज हैव ऑलरेडी मेंशन कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्लिम ने विद टाइम अपने इदारे में इवॉल्व की हैं और उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आई वाज सीइंग कि आपकी डिबेटिंग सोसाइटी है, एक लिटरेरी सोसाइटी है, स्पोर्ट्स मेला आपका एनुअल होता है। अब आप उसको बड़ा इनकरेज करते हैं कि स्टूडेंट्स और टीचर्स बड़े अवेलेबल रहें उस चीज़ के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग। और फिर आपके क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और इसके साथ साथ जो बच्चों को मंथली इनकरेजमेंट मिलती है, उसके लिए अप्रिसिएशन मिलती है कि आप उनको पब्लिश कर रहे हैं, या स्टूडेंट ऑफ द मंथ या स्टूडेंट ऑफ द डे का जो आप उनको एक खिताब दे रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इट्स रियली अप्रिशिएटेड कि एक इदारा अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से ऑन कर रहा है। व्हाट कैन बी एडेड इज़ कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन का मकसद है अवेयरनेस। बिल्कुल, मैं हमेशा से ही अवेयरनेस की सपोर्ट में बात करता हूँ कि बच्चों को उनकी स्टेज पर नहीं पता होता कि उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आप एज अ काउंसलर यहाँ पर हैं, मेरे टाइम में काउंसलर्स इतने ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते थे, मतलब उनकी कोई ख़ास डेजिग्नेशंस नहीं होती थी। तो आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे आपसे आके मेंटोरशिप सीख करते हैं, जो आपसे गाइडेंस सीख करना चाहते हैं। तो जितना ज़्यादा वेल अवेयर आप होंगे, जितना ज़्यादा आपका इदारा यूनिवर्सिटीज़ को वेलकम करेगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं मुस्लिम का अलमनस हूँ, लेकिन मैं यहाँ लम्स की तरफ से आया, ठीक है, बाद में जाके मैं लम्स अलमनस भी हूँ, तो मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उसकी अवेयरनेस के लिए आ रहा हूँ। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है कि अगर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल ये सोचे कि 15 मिनट का सेशन अगर एक क्लास में होगा तो बच्चे का टाइम ज़ाया होगा, उनको कहें वो हमें ब्रोशर दे दें और हम बच्चों को ख़ुद बता देंगे। अब वहाँ पर आपको टाइम मिला है बताने का, नहीं मिला, वो चीज़ इन्फॉर्मेशन रह गई। एक ऐसा बच्चा जो 15 मिनट के लिए अगर एक रिप्रेजेंटेटिव की बात सुन लेता और उसको फॉलो कर लेता, तो वो उसके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। नहीं, नो डाउट, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कॉलेज में ऐसा है कि आप तो ये नहीं है कि सिर्फ आप मुस्लिम के एग्जैक्टली आप लम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी तरह हमारे पास और इदारों से भी और इवन के कोई फॉरेन जो स्कॉलरशिप्स होते हैं उसके लिए भी मुस्लिम ने एक बना रखा है ये सेटअप है कि इसके अंदर हमारी पूरी टीम मौजूद होती है कि अगर बच्चा चाह रहा है कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप गेन करना, तो उसके लिए भी मुकम्मल रहनुमाई कर रहे होते हैं, अप्लाई करने का मेथड से लेके इवन के जो हमारे एक स्टूडेंट वहाँ बाहर बैठे हुए तो वो लोग अवेलेबल होते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में बता रहे होते हैं बेटा अप्लाई ऐसे करना है भाई, ये चीज़ें इस तरीके, ये डॉक्यूमेंट अभी से तैयार कर लो। क्योंकि ये बड़ा एक प्रॉब्लम था
कि हमारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता था कि अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन सा है, लाइक जिसके डोमिसाइल। Exactly. एक बच्चे का वो इंजीनियरिंग में एडमिशन रह गया था, ठीक है, उसके डोमिसाइल था ही नहीं, इवन के का एमबीबीएस में प्रॉब्लम आ गया, बिल्कुल एग्रीगेट अच्छा बन गया था 3 साल पहले, बट उसका डोमिसाइल ही नहीं था, वो डोमिसाइल नहीं बना, वो अर्जेंट में भाग दौड़ कर रहे हैं, किसी का बना किसी का नहीं बना। तो ये एक मुस्लिम का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रिंसिपल है नईम आरिफ साहब कि उनका बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी उनका प्रोग्राम्स होते हैं, उनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियरी है, बिल्कुल गो है कर दो। कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि यार इसमें हमारा कितना एक्सपेंस हो जाएगा या हमें कितना बेयर करना पड़ेगा, ये साथ में हो जाएगा, नहीं, उनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, यार स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियरी है, उनके जी सर इसमें ये बेनिफिट है, कहते हो कि गो है। उसके बाद वो नहीं देखते पीछे मुड़ के यार खर्च कितना हो गया, टाइम कितना लग गया, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टीम भी ऐसी ही है कि हमें छुट्टी के बाद काम करना पड़ रहा है, ऑफ टाइम में काम करना पड़ा, किसी को कोई परवाह नहीं होती इस चीज़ की कि यार स्टूडेंट के लिए हम जितना बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हो गई, नो डाउट के आपने बड़ा अच्छे तरीके से मुस्लिम को भी एलिब्रेट कर दिया, अपनी सूरत हाल को भी, ऐसी बहुत सी अभी भी चीज़ें हैं, नो डाउट कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी आप विजिट करेंगे तो फिर आप से यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। आज के इस प्रोग्राम को मैं इख्तिताम करूँगा, आप अपने जूनियर्स को, अपने कह लो कि ये नए आने वाले हैं, इनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपनी जर्नी को सामने रखते हुए कि उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छा, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अवेयरनेस के बारे में कि आप लोगों को जब भी कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपसे किसी भी तरह रेलिवेंट है, आप उसको एक्सप्लोर ज़रूर करें, और स्पेशली स्कॉलरशिप से रिलेटेड या यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड, क्योंकि जहाँ तक बिज़नेस की बात है या पैसा कमाने की बात है तो हर स्टेज पे एक आपके पास एक ऐसा मोमेंट आएगा, बल्कि लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आएगा जिसके बाद आपने सिर्फ पैसा ही कमाना है, ठीक है। ये जो लर्निंग है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं या जो यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंसेस हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी आपके पास यही 2-3 साल है जिसमें आपने एक्सप्लोर करना है, अवेयरनेस सीख करनी है, डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करना है, बजाय इसके कि आप 5 से 6 साल बाद जाके जब आपको इदारों का पता चले, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ का पता चले जो आप अवेल कर सकते थे और आप रिग्रेट करें, इट वुड बी अलॉट मोर बेटर कि आप पहले ही इस अवेयरनेस जो आपको आप तक पहुंच रही है इसका फ़ायदा उठाएं और अप्लाई करें डिफरेंट इदारों में, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में, फेलोशिप्स हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके कॉलेज में कोई आपको किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। आई क्लियरली रिमेंबर वन ऑफ माई मैट्रिकुलेशन मेमोरी जो आपने पूछा था, मुझे याद आ गई। मैं हमेशा से देखता था कि जब कॉलेज का फेयरवेल फंक्शन होता है तो वही स्टूडेंट्स होते हैं जो होस्ट कर रहे होते हैं। तो मैंने मैट्रिक एंड होने से थोड़ा पहले ही अपने इंचार्ज साहिबान जो थे उनको बता दिया था कि मैंने होस्ट करना है इवेंट। तो हमारी जो मैट्रिक की फेयरवेल थी वो मैंने होस्ट की थी, विच इज़ अ रियली गुड मेमोरी फॉर मी। और अब तो इवेंट्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मौके मिलते हैं आप लोगों को चीज़ें करने के, तो एक तो कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग इन दीज इवेंट्स, और आपका एक पर्पस डिफाइन होना चाहिए। आपको कोई नई बात पता चल रही है, आप अपने पर्पस से ना हटें, लेकिन उस बात को फॉलो ज़रूर करें कि उसमें आपको फ़ायदा क्या हो सकता है। NOP की अपॉर्चुनिटी है, लम्स की अपॉर्चुनिटी है, या कोई और इदारे हैं, नस्ट है, IBA का एक NTHP प्रोग्राम होता है, इन सारी चीज़ों के साथ टाइमली अप टू डेट रहें। आपके ग्रुप्स में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, सर शेयर करते हैं, कोई भी शेयर करते हैं, टीचर्स वगैरह, तो आपने उसको नॉन सीरियस वे में जस्ट लाइक अ रील स्किप नहीं कर देना। आपके लिए वो ग्रुप्स बनाए गए हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको कुछ सालों बाद रियलाइज़ होगा कि सर हमारे ग्रुप में एक पोस्ट आई थी, मैंने उसको देख के अप्लाई किया और मेरा एडमिशन हो गया। अब सर को क्या फ़ायदा कि वो पोस्ट शेयर करें और आपका एडमिशन हो जाए, फ़ायदा किसका है? इट्स योर बेनिफिट। आप आज से कई सालों बाद आपको समझ आएगी कि ये अवेयरनेस ही थी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और आपके जहन में रहेगा मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए करना है। तो दिस इज़ माई मैसेज, एंड एज वी आर कंक्लूडिंग दिस कॉन्वर्सेशन, I would just like to say thank you to you sir, to Muslim administration, नईम आरिफ साहब और आसिफ रशीद साहब मेरे टीचर्स हैं, कुछ अभी भी यहाँ पर हैं, सरफराज आरिफ साहब, मुदस्सर मलिक साहब, और इसके अलावा कई ऐसे टीचर्स हैं जो अब इस इदारे के साथ स्कूल में एसोसिएटेड हैं, कुछ कॉलेज में एसोसिएटेड हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अक्सर अपने टीचर्स को कहता हूँ, और ये ऑन एयर भी जब बात जाएगी तो इट बी आर रिकॉर्डेड मैसेज एज़ वेल, कि मेरा अपने टीचर्स के साथ रिश्ता उनके सब्जेक्ट्स से रिलेटेड कम है, शऊर से रिलेटेड ज़्यादा है। तो और मेरा मैसेज भी आप लोगों के लिए एक ये भी है कि आपको जहाँ से शऊर सीखने को मिले कि आपकी पर्सनैलिटी में एक न्यू चीज़ कैसे ऐड हो सकती है, कहीं से भी मिले, तो वो आप सही मायने में आपका वो टीचर है। और आपके पास कई एग्जांपल्स ऐसी होंगी जब आप सोचना बैठेंगे कि कौन से ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने आपको आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया है। कोई ऐसी बात जो आपको आज तक याद है,
रिफत अब्बास साहब का मैं नाम मेंशन करना भूल गया, लेजेंडरी टीचर। आज तक भी अपने टीचर्स, कॉलेज के स्कूल के टीचर्स की बातें कोट करता हूँ यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद भी। तो दैट्स इट, आई एम थैंकफुल फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। इफ़ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग एंड देन वी कैन क्लोज। जी, ये थे आज के हमारे मुस्लिम स्टार शेख खुबैब साहब। जैसा कि आपने जाना, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कॉलेज का ये तो इम्तियाज़, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि ना सिर्फ इनिशियल लेवल पे बल्कि प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी हमारा एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम कंटिन्यू रखते हैं। वो ना सिर्फ हमारे एक्स स्टूडेंट बल्कि हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियरी होता है। नो डाउट आपके भी बहुत से सवाल होंगे जो आप जानना चाहेंगे। हमारा कमेंट सेक्शन इसके लिए अवेलेबल है, आप इनबॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला एक और मुस्लिम स्टार के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।